सभी द्वितीय पीयूसी के हिंदी विद्यार्थियों को स्वागत है। हम गद्य भाग में 3 पाठ को समाप्त कर चुके हैं। सुजान भगत, कर्तव्य और सत्यता और गंगा मैया से साक्षात्कार 3 पाठ को समाप्त किए हैं। आज हम चौथे पाठ एक कहानी यह भी इस पाठ को प्रारंभ कर रहे हैं। इस जो पाठ को श्रीमती मन्नू भंडारी जी लिखी है। बहुत ही प्रख्यात साहित्यकार है मन्नू भंडारी। ये इस पाठ को लिखी है। यह मन्नू भंडारी जी की आत्मकथा है। कुछ लोगों का मानना है कि यह जो पाठ लेखनीय जीवन की कहानी है, लेकिन यह जो पाठ आपके पुस्तक में यह दिया गया है कि यह इनकी आत्मकथा है। सबसे पहले इस पाठ को प्रारंभ करने से पहले लेखिका मन्नू भंडारी जी का परिचय लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यह उनकी आत्मकथा है। देख लीजिए, मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुर गांव में 1931 में ईस्वी में हुआ। देख लीजिए, इनका जन्म 3 अप्रैल 1931 में मध्य प्रदेश के भानपुरा नामक एक गांव में होता है। इनकी जो इंटर तक की शिक्षा अजमेर शहर में हुई। इसका जो प्राथमिक शिक्षा क्या है, अजमेर शहर में होता है। अजमेर राजस्थान में है। और यह मध्य भानपुरा, इनका जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के भानपुरा। बाद में ये लोग अजमेर जाते हैं, वहां पर इनकी शिक्षा प्रारंभ होती है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से 1952 ईस्वी में हिंदी में एमए करने के बाद इनका हिंदी भाषा में एमए हुआ है। कहां पर हुआ है? काशी हिंदू विश्वविद्यालय। कब? 1952 में। उसके बाद दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य करती रही, यानी कि विद्यार्थियों को पढ़ाती रही। कहां पर? दिल्ली में। वहां से अवकाश प्राप्ति के बाद संप्रति दिल्ली में ही रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही है। उसके बाद यह दिल्ली में ही रही है और कुछ लेखन के कार्य की है। आपका विवाह, यानी कि मन्नू भंडारी जी का जो विवाह प्रख्यात हिंदी साहित्यकार श्री राजेंद्र यादव से हुआ है। राजेंद्र यादव इनका जो पति है, वह भी एक प्रख्यात साहित्यकार है। देख लीजिए, आपकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। इनके जितने भी जो साहित्य है, कहानी हो सकते हैं, उपन्यास हो सकते हैं, वे सारे के सारे क्या है? स्त्री मन से जुड़ी हुई है। इसका अर्थ है स्त्रियों की मन की भावनाएं कैसे होते हैं, उनके सोच विचार कैसे होते हैं, उसके जो अनुभव, यानी कि स्त्री मन की जो अनुभूति यानी कि अनुभवों को ही यह अपने साहित्य में ज्यादा से ज्यादा लिखी है। आपकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें भारतीय भाषा परिषद, कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कारों के अलावा हिंदी अकादमी का शिखर सम्मान भी शामिल है। देख लीजिए, ये सभी इनको क्या है? सम्मान मिले हैं। इनके जो रचनाएं कौन कौन से हैं, यहां नीचे दिया गया है। देख लीजिए, इनके कहानी संग्रह है मैं हार गई, एक प्लेट सैलाब, यही सच है, त्रिशंकु, मेरी प्रिय कहानियां, 3 निगाहों की एक तस्वीर आदि इनकी कहानी संग्रह है। इनके जो प्रमुख उपन्यास है आपका बंटी, महाभोज, 1 इंच मुस्कान, स्वामी आदि क्या है? इनके जो उपन्यास है, प्रमुख उपन्यास। देख लीजिए, ये क्या है? इनकी थोड़ी बहुत जानकारी। इनका मौत हो चुका है। इनका जो मौत
28 अक्टूबर 2013 में इनका मौत हो चुका था। जब इस पाठ को, यह जो पुस्तक हमको मिला था उस वक्त, यानी कि यह जो पुस्तक हमें 2013 में आया है, उस वक्त इस पुस्तक को छपी है, तो उस वक्त अभी वह जिंदा थी। ओके, इसके पिता का नाम सुख संपतराय भंडारी है, बचपन का नाम इनका महेंद्र कुमार है। इतना क्या है, इनका थोड़ी बहुत जानकारी। इस जो पाठ में क्या क्या विचारधारा है उनके बारे में यहाँ संक्षेप रूप में नीचे दिया गया है, उनको देख लीजिए। सभी लोग अपनी पुस्तक देखिए। एक कहानी यह भी आत्मकथा में, देख लीजिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया है, यह इनका आत्मकथा। इसमें आपने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जो आपके व्यक्तित्व और साहित्यिक जीवन पर प्रभाव डालते हैं। देख लीजिए यहाँ पर इनके जीवन में इनके व्यक्तित्व किस तरह बना है, इनके साहित्य पर क्या क्या, साहित्यिक जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़े हैं, उसको यहाँ पर दिया गया है। यानी कि इसके जो आत्मकथा में उन व्यक्तियों और घटनाओं को, यानी कि जो जो व्यक्ति इनके जीवन में प्रभाव डाले हैं, कौन कौन सी जो घटनाएं इनके जीवन में प्रभाव डाले हैं, साहित्यिक जीवन हो सकता है और व्यक्तिगत जीवन हो सकता है, उस पर जो प्रभाव डाले हैं उनके बारे में इस जो पाठ में दिया गया है। घर का वातावरण, माता पिता के स्वभाव, भाई बहन एवं सहेलियों के साथ खेलकूद, प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का प्रभाव, 1946-47 में स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका संबंधित घटनाओं को मन्नू भंडारी जी ने इस आत्मकथा में सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। देखिए जी, जो सारे विचारधारा, इनके जो पिता, इनके जो माता, इन पर किस तरह प्रभाव डाले हैं, इनके भाई बहन, ये लोग कुल मिलाकर 5 लोग हैं, वे लोग इन पर किस तरह प्रभाव डाले हैं, इनके हिंदी अध्यापिका प्राध्यापिका शीला अग्रवाल, इसके जीवन में क्या भूमिका निभाई वह विचारधारा, और 1946-47 में जो स्वतंत्रता आंदोलन में भी यह सक्रिय रूप से भाग लेते, उसके बारे में भी इस जो पाठ में अनेक विचारधाराओं को व्यक्त किए। व्यक्तित्व निर्माण में परिवार के सदस्यों, देख लीजिए, हर एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्माण करने में उनके घर के व्यक्ति भी बहुत सारे क्या है, हमारे ऊपर प्रभाव पड़ते हैं। देख लीजिए यहाँ पर परिवार के सदस्यों एवं गुरुजनों की अहम भूमिका को उजागर करने के उद्देश्य से इस आत्मकथा का चयन किया गया है। हमारे जीवन में हमारे घर के परिजनों और स्कूल में या कॉलेज में हमारे अध्यापक हमारे ऊपर किस तरह प्रभाव पड़ते हैं, उन सारी विचारधाराओं को इस पाठ में व्यक्त किया गया है। देख लीजिए, यहाँ तक इस पाठ के संक्षेप रूप, इस पाठ में क्या विचारधारा है उसके बारे में बताया गया है। अब इस पाठ को प्रारंभ करेंगे। सभी लोग, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग पाठ है यह जो पाठ, इतना अच्छा पाठ है कि जब पढ़ते समय हमारे रोम रोम पुलकित हो जाते हैं। उस संदर्भ में अभी भारत देश को स्वतंत्रता नहीं मिली थी, तो उस वक्त यह अभी क्या है, युवा थी, स्वतंत्रता में भाग लेती, तो उन सारी विचारधाराओं को बहुत ही सुंदर ढंग से इस पाठ में मन्नू भंडारी जी व्यक्त की है। देख लीजिए, यहाँ पर प्रारंभ में लिखते आती है, अपने आत्मकथा में लिखते आते हैं। देख लीजिए, जन्मी तो जन्मी, यानी कि जन्म, मेरा तो जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी। मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। किस गांव में? भानपुरा नामक गांव में हुई थी। लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मापुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से। इनकी यादों की सिलसिला, इनकी जब इस कथा को, इस जो आत्मकथा को लिखना प्रारंभ करती है, तो वह याद करती है कहाँ से मुझे लिखना है, मुझे क्या क्या याद है, सोचती है।
तो भानपुरा के बारे में इसे कुछ भी याद नहीं है। इनकी यादों की सिलसिला कहां से प्रारंभ होती है? अजमेर के ब्रह्मापुरी मोहल्ले। अजमेर राजस्थान में है, वहां पर ये लोग आए थे। उस राजस्थान के अजमेर के ब्रह्मापुरी मोहल्ले में ये लोग रहते थे। वहां से इनकी यादों की सिलसिला प्रारंभ होती है। वहां पर 2 मंजिला मकान से इनका जो घर किस तरह था? 2 मंजिला था, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था। ऊपरी मंजिल में पिताजी ज्यादा से ज्यादा वहां पर रहते थे। उनका जो साम्राज्य था, यानी कि उनके पुस्तक, उनके पढ़ाई, वो सभी वहीं पर चलती थी। देख लीजिए यहां पर, जहां वे निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। देख लीजिए यहां पर, वहां पर जहां वे निहायत शब्द का अर्थ बहुत अधिक अव्यवस्थित ढंग से, इनका जो कमरा किस तरह था उसके बारे में, उनकी जो कमरा क्या है? अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं, इनके जो कमरे में पुस्तकें और पत्रिकाएं इधर उधर पड़े हुए थे, व्यवस्थित ढंग से नहीं थे। देख लीजिए, और अखबारों के बीच ये रहते थे, या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। ये खुद पढ़ते रहते, नहीं तो डिक्टेशन देना, यानी कि दूसरों को पढ़ाना। देख लीजिए, डिक्टेशन देना इसका अर्थ है श्रुतलेख बोलते हैं हम लोग। डिक्टेशन शब्द का अर्थ श्रुतलेख, दूसरों को पढ़ाना, दूसरों को कुछ बताना, इस अर्थ में होता है। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्व विहीन माँ। देख लीजिए यहाँ पर लेखिका मन्नू भंडारी अपनी माँ को व्यक्तित्व विहीन बोलते हैं, उसको कुछ भी व्यक्तित्व ही नहीं। इसका अर्थ है वे सिर्फ दूसरों की मदद करने में, दूसरों की सेवा करने में ही तत्पर रहती थी, इस अर्थ में यहाँ पर बताते हैं। देख लीजिए नीचे, हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी हमारी बेपढ़ी लिखी, यानी कि अनपढ़, बेपढ़ी लिखी इसका अर्थ है अनपढ़ व्यक्तित्व विहीन माँ। सवेरे से शाम तक हम सब की इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर है। मेरी माँ कैसी थी उसके बारे में यहाँ पर लिखते हैं। हमारी इनकी जो माँ इन सभी बच्चों की इच्छाओं को पूरा करती थी और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए ही हमेशा सदैव हर वक्त तत्पर रहती थी। तत्पर रहना, तैयार रहना। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे। मेरे पिताजी अजमेर से पहले इंदौर में थे। देख लीजिए इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। देख लीजिए जहां उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। देख लीजिए कहां पर? इंदौर में मेरे पिताजी की बड़ी प्रतिष्ठा थी। प्रतिष्ठा यानी कि जो गौरव वहां पर था इनको। देख लीजिए सम्मानता नाम था। कांग्रेस के साथ वे समाज सुधार के कामों से भी जुड़े हुए थे। देख लीजिए कांग्रेस के साथ, कांग्रेस पार्टी उस जमाने से ही है, 1885 को वहां से ये जो कांग्रेस है उसके साथ जुड़े हुए थे। स्वतंत्रता आंदोलन में भी ये भाग लेते थे। देख लीजिए यहाँ पर वे समाज सुधार के कामों से भी जुड़े हुए थे। कौन जुड़े हुए थे? मन्नू के पिताजी। उनका नाम है सुख संपतराय भंडारी। आपके पुस्तक में सिर्फ उनके पिताजी इसी तरह दिया गया है, नाम कहीं भी नहीं दिया गया है। देख लीजिए शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों देख लीजिए सिर्फ मेरे पिताजी उपदेश इतना ही नहीं देते थे, बल्कि वे 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर रख कर पढ़ाया है। मेरे पिताजी क्या करते थे? घर में 8-8 विद्यार्थी, 10-10 विद्यार्थियों को घर में ही रख कर पढ़ाया है, जिनमें से कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुंचे। जो विद्यार्थी मेरे पिताजी के
हाथों पड़े हैं वे लोग जब वे बड़े होने के बाद ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुंचे। ओहद यानी कि पद, पदवी, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪದವಿಗೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹೋದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ए उनकी खुशहाली के दिन थे, वह जो समय मेरे पिताजी के खुशहाली के दिन, खुशी के दिन थे. देखिए, और उन दिनों उनकी दरिया दिली के चर्चे भी कम नहीं थे. उन दिनों मेरे पिताजी की दरिया दिली शब्द का अर्थ उदारता, उदार गुण, उनकी चर्चा भी बहुत कम नहीं थी, मतलब कुछ ज्यादा ही थी इस अर्थ में. एक और देख लीजिए, एक और वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे. इनके पिताजी के गुण के बारे में यहां पर बताती आती है. इनके पिताजी एक तरफ वे बहुत ही कोमल थे और संवेदनशील थे. संवेदनशील शब्द का अर्थ भावुक व्यक्ति, भावनाओं से भरे व्यक्ति, इस अर्थ में होता है. तो दूसरी ओर मತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ, दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहमवादी थे. मेरे पिताजी सिर्फ कोमल और संवेदनशील व्यक्ति इतना ही नहीं थे, दूसरी ओर वे बेहद यानी कि सीमा रहित, बहुत ही ज्यादा गुस्सा, और अहमवादी मतलब अहंकारी, इस तरह अर्थ होता है. ओके, यहां तक पहला पैराग्राफ समाप्त हो गया. अब दूसरे पैराग्राफ देख लीजिए. पर यह सब तो मैंने केवल सुना, यानी कि मेरे पिताजी के ये सारे गुण, मेरे पिताजी के जो खुशी के दिन, और वे जो कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, और बेहद क्रोधी और अहमवादी थे, ये सब केवल मैंने सुना. देखा तब तो वे, देख लीजिए, देखा तब तो इन गुणों के भग्नावशेषों को ढोते पिता थे. देख लीजिए यहां पर क्या बताया जा रहा है. सिर्फ ये गुण मैं सुनी थी, लेकिन जब देखा तब मेरे पिताजी के गुण में कुछ परिवर्तन हो गए थे. देख लीजिए यहां पर बताया जा रहा है, तब तो इन गुणों के भग्नावशेषों को ढोते. भग्नावशेष शब्द का अर्थ किसी टूटे हुए पदार्थ के टुकड़े, यानी कि इनके जो गुण में कुछ बचे हुए थे, कुछ चले गए थे, उनको ढोकर ये चल रहे थे. तो तब मैंने देखा और समझ रहे थे. इस तरह अपने आत्मकथा में लिखती आती है. यहां पर प्रारंभ में अपने पिताजी के बारे में ही लिख रही है. देख लीजिए, एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए थे. मेरे पिताजी इंदौर से अजमेर क्यों आए थे उसके बारे में लिखते हैं. एक बहुत बड़े आर्थिक झटके, आर्थिक यानी कि पैसे संबंधी, झटके ಅಂದ್ರೆ ಹೊಡೆತ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂದೋರ್ಲಿಂದ ಅಜ್ಮೇರ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश विषयवार के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया, जो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था. जब वे अजमेर आए तो वे कौन से काम कर रहे थे उसके बारे में लिखते हैं. वे एक शब्दकोश लिख रहे थे, तैयार कर रहे थे. किस तरह का शब्दकोश? अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश विषयवार. लेकिन वे अकेले के बलबूते, खुद अकेले ही, अपने ही बल से और हौसले विश्वास से और उत्साह से वे तैयार कर रहे थे, जो अधूरा पड़ा हुआ था. इंदौर में ही उसका जो कार्य प्रारंभ हो गया था, वहां यह कार्य अधूरा पड़ा हुआ था. उस कार्य को यहां आने के बाद फिर से प्रारंभ किया. इसने उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी. वह शब्दकोश तैयार हो गया, लेकिन तैयार होने के बाद वह, देख लीजिए बताया जा रहा है, उन्हें यश दिया. यश ने की गेलू, जय, यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, पर अर्थ नहीं. अर्थ यानी कि पैसे,
अर्थ शब्द का अर्थ यहाँ पर पैसे नहीं दी। और शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखती है, काम तो कर रहे थे लेकिन उसे पैसे नहीं मिल रहे थे, इसलिए उनके गिरती आर्थिक व्यवस्था, देख लीजिए गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलू, उनके व्यक्तित्व में जो कुछ भी सकारात्मक दृष्टिकोण था, पॉजिटिव दृष्टिकोण, देख लीजिए सकारात्मक पहलू, पहलू शब्द का अर्थ पक्ष, विचार, वे सभी अब क्या होने लगी, निचोड़ना शुरू कर दिया। निचोड़ना मतलब सारहीन बनते गए। जितने भी काम करते हैं फिर भी उसे पैसे नहीं मिल रहे थे। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही बुरी बनती चली जा रही थी, इसलिए इनके जो विचारों में परिवर्तन आ रहे थे और इनके जो सकारात्मक पहलू अब क्या बन रहे थे, सारहीन, तत्वहीन बन रहे थे। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण इनकी जो आर्थिक स्थिति क्या हो रही थी, सिकुड़ रही थी। सिकुड़ना, संकुचित होना, बहुत कष्टदायक जीवन इनको चलाना पड़ रहा था। देख लीजिए यह जो स्थिति के कारण और अधिक विस्पारित खुला हुआ, बहुत ज्यादा खुला हुआ, क्या उनका जो अहंकार और भी ज्यादा बढ़ रहा था। काम करने पर भी उसे पैसा नहीं मिल रहा था, इसलिए उनके अहंकार कुछ ज्यादा हो रहा था। देख लीजिए उनका जो अहम, उन्हें देख लीजिए यहां पर क्या विचारधारा लिखती है, उन्हें इस बात तक की अनुमति नहीं देता था। उसका जो मन इस बात का अनुमति नहीं दे रहा था। कौन से बात यहां पर आगे दिया गया है कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक विवशता का भागीदार बनाए। अपने आर्थिक विवशता का भागीदार मेरे बच्चों को न बनाना है, यह उनकी मन की स्थिति थी। देख लीजिए यहां पर नवाबी आदतें, मेरे पिताजी की जो आदतें कैसे थे, नवाबी थे। नवाबी यानी कि अमीरी ढंग से रहने की जो स्थिति थी, नवाबी आदतें, मेरे ತಂದೆ ಅವರ ಒಂದು ರೂಢಿಗಳು ಹೆಂಗಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ नवाबी थे, अमीरी ढंग से रहने वाले थे वे। देख लीजिए अधूरी महत्व आकांक्षाएं, इनकी जो आकांक्षाएं, इच्छाएं अधूरी बन रही थी। हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद मेरे जो पिताजी हमेशा शीर्ष पर थे, ऊंचे स्थान पर थे, ऊंचे विचार थे उनके, ऊंचे स्थान पर ही उनका जीवन चल रहा था। हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद, उसके बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना। हाशिए यानी कि किनारा, नीचे की तरफ आना। जब हम अपने जीवन में ऊंचे स्थान पर रहते हैं, वहां से धीरे धीरे जब नीचे के स्थान पर आते हैं तो उस वक्त जो हमें यातना मिलती है, दुख मिलती है, वह बहुत ही कठिन है। उसे सहना उतना आसान काम नहीं है। इस तरह लेखिका यहां पर लिखते आती है, उनके पिताजी की जो स्थिति कैसी थी उसके बारे में लिखते आती है। देख लीजिए यहां पर हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना। यातना यानी कि दुख, देख लीजिए कष्ट, क्रोध बनकर, वह जो दुख क्रोध बनकर हमेशा मां को कंपाती, थरथराती रहती थी। वह जो क्रोध मेरे पिताजी किस पर डालते थे, मेरी मां पर। मेरी मां हमेशा कंपाती, थरथराती रहती थी, डरती रहती थी। हमारे ऊपर उस क्रोध को नहीं डालते थे, वह अपने क्रोध को अपने पत्नी यानी कि मेरी मां के ऊपर डालती थी। इस अर्थ में यहां पर लिखती आती है, अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने कैसी गहरी चोटें होंगे वे। देख लीजिए उनकी इस स्थिति का कारण क्या है, उसके बाद वो भी लिखते हैं, अपनों के हाथों, उनके खुद के रिश्तेदार या मित्र, यहां पर कौन उसके बारे में यहां पर नहीं लिखी है। अपनों के हाथों विश्वासघात, इनके खुद के लोग ही इसे विश्वासघात किए हैं। इसलिए देख लीजिए यहां पर विश्वासघात की जाने कैसी
गहरी चोट चोट ಅಂತಂದ್ರೆ आघात ಹೊಡೆತ वे जिन्होंने आंख मूंद कर सबका विश्वास करने वाले पिता को बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया था कि जब तब हम लोग भी उसकी चपेट में आते ही रहते। देख लीजिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, उनको अपनों के हाथों जब विश्वासघात की चोट पहुंची तो सभी को सबसे पहले मेरे पिताजी क्या करते थे, आंख मूंद कर अंदर कन्नु मुच्ची सभी के ऊपर विश्वास करते थे, लेकिन बाद के दिन क्या हो गया, उनको इतना शक्की बना दिया, शक्की ने कि संदेह करने वाले व्यक्ति को बना दिया कि जब तब एक एक बार हम लोग भी उसकी चपेट में, किसकी चपेट में, मेरे पिताजी के संदेह के चपेट में आना पड़ता था। इस तरह लेखिका मन्नू भंडारी जी अपने पिता के गुण के बारे में, उनके साथ जो विश्वासघात हुआ है उनके बारे में भी यहाँ पर लिखती है। यहाँ तक वीडियो 1 खत्म करेंगे। अगले वीडियो में इस पाठ को हम कंटिन्यू करेंगे। सभी लोग इस पाठ को बहुत ही ठीक तरह से, बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पाठ है। ओके, धन्यवाद।